नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। अब इंडिया बोल रहा है नए तेवर में आपके सामने है, जहां सिर्फ हम दुनिया की खबरें ही नहीं, देश की बड़ी खबरें भी आपको बताते हैं। राजनीति से लेकर कूटनीति तक, विदेश नीति से लेकर देसी माहौल तक, हर वो खबर जिसका आप पर होता है असर। इंडिया बोल रहा है में हम रखते हैं उन्हीं खबरों पर पैनी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली खबर, भारत मंडपम में कांग्रेस के उस प्रदर्शन की बात जिसे बीजेपी के साथ कांग्रेस के सहयोगी दल भी कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अंदर दुनिया के दिग्गज एआई लीडर्स भारत की ताकत पर चर्चा कर रहे थे। उसी वक्त भारत मंडपम में जो हुआ उसने सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए। आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने इंटरनेशनल मंच पर भारत की छवि को दागदार करने की कोशिश की? कांग्रेस की इसमें क्या भूमिका है? क्यों समिट में घुसकर कपड़े उतारे और क्यों प्रधानमंत्री के विरोध में नारे लगाए? क्या यह महज एक विरोध था या फिर वैश्विक स्तर पर देश को नीचा दिखाने की एक बड़ी साजिश? पूरी खबर डिटेल से मेरे साथ जरूर देखिएगा। दूसरी खबर में बात होगी राहुल गांधी के रिपोर्ट कार्ड की। राहुल गांधी आखिर किस चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ केसों की फेहरिस्त, दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का बुरा हाल। पुराने सहयोगी दूर, पार्टी का चुनाव दर सबसे निचले स्तर पर। क्या है इसकी वजह? राहुल गांधी आखिर इस चक्रव्यूह को कभी भेद पाएंगे? आखिर कैसे पार कर पाएंगे? देखिएगा जरूर ये खबर मेरे साथ। इसके बाद तीसरी खबर में बात होगी बंगाल में ममता दीदी के अभेद्य किले की। पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने धमाल मचा रखा है। वर्षों से दिल्ली में वनवास पर रही बीजेपी की वापसी हुई। बिहार में भी बहुमत का ऐसा आंकड़ा आया जिसके बाद बीजेपी का दावा है कि अब ममता दीदी के अभेद्य किले को भेदना मुमकिन है। क्या ममता बनर्जी के किले में यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना इतना आसान है? जिस ममता दीदी ने बंगाल से लेफ्ट का सफाया कर दिया, इसे मुस्लिम वोटर्स एक मुश्त वोट करते हैं, वहां टीएमसी को धोबी पछाड़ देना क्या मुमकिन है? और क्या मोदी शाह की रणनीति इस नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है? बताएंगे आज की डिटेल स्टोरी में, जानेंगे बंगाल को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है। चौथी खबर में बात होगी अमेरिका ईरान टकराव के नए मोड़ की। दुनिया बारूदी ढेर पर नजर आ रही है। ऑपरेशन 48 नाम एक ऐसा जो इशारा करता है कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी सामने आई है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे ट्रंप को आड़े हाथों लिया। उधर एशिया में किम जोंग उन भी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। मिसाइलों के जरिए वो अमेरिका को संदेश दे रहा है कि हम तैयार हैं, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो फिर नॉर्थ कोरिया भी अपने दुश्मनों को नहीं बख्शेगा। और आखिर में बात उस भविष्यवाणी की जिससे दुनिया में भूचाल मचा हुआ है। दुनिया में एआई के बढ़ते असर और टेक कंपनियों की छटनी के बीच बाबा वेंगा की 2026 को लेकर कथित भविष्यवाणियां चर्चा में हैं। क्या उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव का संकेत दिया था? दुनिया पर इसके असर को लेकर उन्होंने क्या बताया था? उनके दावे को लेकर क्या बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं? जानेंगे इस खबर को भी डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया बोल रहा है में पहली अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत मंडपम में कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन कर दिया। जहां दुनिया भर के टेक और एआई दिग्गज जुटे हुए हैं, वो मंच जहां भारत अपनी शौर्य गाथा लिख रहा है, जहां भारत अपनी तकनीक और क्रांति की गाथा लिख रहा है, वहां पर कांग्रेस ने इस जगह को अपनी राजनीतिक गाथा बुनने के लिए चुना। एआई समिट 2026 की भारत मेजबानी कर रहा है। दूसरी तरफ सियासी गलियारों में जबरदस्त उबाल है कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद। दिल्ली के भारत मंडपम में आज सुरक्षा घेरों को धसा बताते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। यह प्रदर्शन कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच हुई हालिया ट्रेड डील के खिलाफ थी। लेकिन प्रदर्शन का तरीका और उस दौरान लगे नारों को लेकर विवाद हो गया, जिसमें कांग्रेस के कई जो पार्टियां कांग्रेस समर्थित हैं, कांग्रेस को समर्थन देती हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। पहले तस्वीर देखते हैं। इन तस्वीरों को पहले गौर से देखिए। तस्वीरें दिल्ली के भारत मंडपम की हैं, जहां दुनिया भर के टेक दिग्गज, एआई दिग्गज जुटे हुए हैं। लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ इस तरीके से पहुंच गए, हाथ में टी शर्ट लेकर स्टेज पर चढ़ गए, एआई समिट में घुस गए और कोई भी इसे सही नहीं मान रहा है। 15 से 20 की संख्या में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने अपनी सफेद रंग की टी शर्ट उतार दी और हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।
इन टी शर्ट्स पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें छपी थी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। यूथ कांग्रेस का सीधा आरोप है कि भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील देश के हितों के साथ समझौता है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरे के पास ही मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। पुलिस सुरक्षा बलों को इन कार्यकर्ताओं को काबू करने में काफी वक्त लग गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं ने पूरी समिट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। 3 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। हंगामे से पहले की तस्वीर, जहां पर कार्यकर्ता बहुत तेजी से भारत मंडपम में दाखिल होते हैं। फिर भारत मंडपम में दाखिल होने के बाद स्टेज पर चढ़ जाते हैं और स्टेज पर चढ़ने के बाद नारेबाजी और हंगामे का दौर शुरू होता है और उसके बाद पुलिस उन्हें डिटेन कर लेती है। एक तरफ दिल्ली में सड़कों पर संग्राम छिड़ा था, दूसरी तरफ यूपी के विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी ने विधानसभा के भीतर कांग्रेस को जमकर फटकार लगाई। सीएम योगी ने बड़ी बातें जो कही वो आपको बताते हैं। सीएम योगी ने कहा कि भारत मंडपम के एआई समिट में 100 से ज्यादा देशों के मेहमान आए हुए हैं और मेहमान हमारे देश में भगवान समान होते हैं। लेकिन कांग्रेस के युवा संगठन ने शर्मनाक काम किया है। कांग्रेस ने भारत की छवि खराब की है, धूमिल की है। पूरी दुनिया में भारत की छवि को बिगाड़ने का काम किया है। सुनिए योगी आदित्यनाथ का यह बयान। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। सही यह है और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता विरोध नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता हर बात पे सरकार का साथ देना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन विरोध का स्थान, विरोध का तरीका और विरोध की नीयत तय करती है कि विरोध की मंशा क्या है, विरोध के पीछे की बात क्या है, एजेंडा क्या है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आपत्ति जताना विपक्ष का अधिकार हो सकता है या किसी भी व्यक्ति का अधिकार हो सकता है, लेकिन पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड जैसे नारों वाली टी शर्ट लहराना और अर्धनग्न होकर वैश्विक आयोजन के बीच हंगामा करना किसी भी दृष्टिकोण से स्वस्थ राजनीति को नहीं दर्शाता है। जब दुनिया भर के विदेशी मेहमान भारत की मेजबानी और यहां के सुरक्षित निवेश वातावरण की सराहना कर रहे हों और भारत में निवेश करने की तैयारी कर रहे हों, जिससे भारत में निवेश बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, पैसे आएंगे तो 4 लोग उससे कमाएंगे भी, 4 लोगों के पेट भी चलेंगे, तब आखिरकार 4 लोगों के पेट पर लात मारने की आवश्यकता क्या है? घर के भीतर से ही घर के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कहने की आवश्यकता क्या है? शब्दावली का प्रयोग करना वैश्विक स्तर पर गलत संदेश देता है। इस मेगा एआई समिट में दुनिया के कौन कौन से दिग्गज शामिल हुए हैं, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जब 10 से 15 लोग इस एआई समिट में जबरन घुसकर इस एआई समिट को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, भारत की छवि बिगाड़ते हैं, तो नुकसान कहां तक हो सकता है इसका अंदाजा लगाइए। 110 से ज्यादा देश इस एआई समिट में हिस्सा ले रहे हैं। 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख और करीब 100 सीईओज और फाउंडर्स शामिल हुए हैं। ये कोई पानी पूरी खाने नहीं आए, ये देश का माहौल देखने के लिए आए, इस देश में कितना पोटेंशियल है ये जानने के लिए आए। टी शर्ट हाथ में लहराते हुए, घुमाते हुए कोई 10 लोग अंदर चले आए और विरोध प्रदर्शन करें, इससे देश में निवेश के माहौल को लेकर नकारात्मक मैसेज जाता है। ये बात इस पार्टी को कौन समझाएगा? जहां लाखों की संख्या में जॉब क्रिएट्स होनी है, नई नई कंपनियां आनी है, एआई के मामले में पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत भी आगे बढ़ना चाहता है, दुनिया के साथ काम करना चाहता है, तो माहौल बिगाड़ा जा रहा है। आप देखिए कहां कहां से लोग आए। मैं अगर आपको लिस्ट दिखाऊं, भूटान से प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आए, बोलीविया से उपराष्ट्रपति आए हैं, ब्राजील से राष्ट्रपति लुइस इनासियो आए हैं, क्रोएशिया से लोग आए हैं, एस्टोनिया से लोग आए हैं। ये तो वो लोग हैं जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन टेक दिग्गज में कौन कौन आए? टेक दिग्गज में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई आए। इसके अलावा दुनिया के जितने भी बड़े बड़े
एआई दिग्गज हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो कि भारत में इस वक्त भारतीय टैलेंट और निवेश का माहौल देख रहे हैं। लेकिन ये चंद लोग अपनी राजनीति के लिए माहौल बनने नहीं देना चाहते, इससे पहले भी नहीं बनने दिया। ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के समय विपक्ष ने इस तरह का रुख अपनाया। सवाल उठता है कि महज प्रदर्शन है या भारत की बढ़ती साख पर बट्टा लगाने की कोशिश, और अगर इसके एक कदम आगे चला जाए तो किसके इशारे पर हो रहा है? क्या ये चीन के इशारे पर हो रहा है, अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, किसी डीप स्टेट के इशारे पर हो रहा है? कौन है इसके पीछे? क्या कोई इंटरनेशनल टूल किट है जो इसके पीछे है? वो एक इंटरनेशनल टूल किट जो हमें किसान आंदोलन के समय में भी दिखा था, याद कीजिए। भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए जाने जाते हैं। इन समझौतों की समीक्षा संसद के पटल पर होनी चाहिए, मैं ये भी कहता हूं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने तमाशा खड़ा करके क्या मिलेगा? कांग्रेस को ऐसा लगता है कि पार्टी वैचारिक विरोध और राष्ट्र विरोध के बीच की महीन रेखा को भूल रही है। लेकिन दिल्ली में हुए यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के सहयोगी दल से लेकर सत्ताधारी बीजेपी तक कांग्रेस को सवालों में डाल रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रवक्ता के हृदय में है, ऐसा नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने पर जो किया है, उसका आक्रोश आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है। एक बहुत बड़ी गतिविधि चल रही है। भारत मंडपम में एआई वर्ल्ड समिट चल रहा है और उसमें आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा भारत की छवि खराब करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट पर किया गया घिनौना अपराध इसे कभी माफ नहीं करेगी। जब जब भी भारत की तरक्की की बात होती है, तब तब कांग्रेस मातम राग गाना शुरू कर देती है। कॉन्वेंट या स्कूल चलाने का अधिकार उन्हें मिला है कि वो अपने हिसाब से स्कूल चलाएंगे। आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस है, तो अपने खोज ले आया, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया चाहे। यही सब यूनिवर्सिटियां हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था, ये सब मत करो। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता था। देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी देश के युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का संकट आया पिछले 12 सालों से, या कोई भी संकट देश पे आया, तो एक डायवर्जन करके लिए इवेंट्स हो जाते हैं। डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया और अब ये एआई समिट। आज का मुद्दा ये है कि ट्रेड डील करके आपने देश के किसानों का नुकसान किया है, देश के लोगों का नुकसान किया है, अमेरिका को फायदा दिया, और क्यों दिया है, क्या कारण है? आज के मुद्दे ये हैं। आप कोई भी इवेंट करा के अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने हमेशा उन मुद्दों को तरजीह दी जिससे पार्टी को फायदा दिखता हो, लेकिन लोगों के साथ रिलेवेंसी बहुत कम नजर आई। मैंने कई ऐसे मुद्दे देखे हैं। राफेल का मुद्दा मैंने देखा। राफेल में जब चौकीदार चोर है और फलाना ढिमका, बहुत सारे नारे लगाए गए। लेकिन राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जब सरकार को क्लीन चिट मिली, उसके बाद यह मुद्दा खत्म हो गया, धुआं हो गया। और अब तो 114 राफेल लाने की बात बनी है, जो कि 25-26 रेडी टू मोड में आएंगे, जबकि 114 राफेल में से 96 राफेल यहीं बनाया जाएगा। तो राजनीतिक दलों को, खासकर कांग्रेस को, यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है या किसी पार्टी विशेष का नहीं है। वो 140 करोड़ भारतीय और पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्र के इंटरेस्ट को आगे रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री का अपमान देश की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाता है। भारत मंडपम जैसे स्थानों पर ऐसी घटनाएं केवल सुरक्षा की ही चूक नहीं है, बल्कि हमारी राजनीतिक संस्कृति के गिरते स्तर का भी प्रमाण है। ये वही देश है जो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखता है। ये वही देश है जो अतिथि देवो भव कहता है। और ये बात ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक पार्टी पर लागू ना होती हो। राजनीतिक पार्टी भी इसी देश की सनातन संस्कृति और इसी देश की दूसरी धर्म और संस्कृतियों से आती है। इसलिए इस बात को हमें समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस के उस लीडर से जुड़ी हुई है जिनके सामने चुनौतियां अब चक्रव्यूह बन चुकी हैं। पार्टी का चेहरा है,
लेकिन आज खुद ऐसे कानूनी और राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जिससे निकलने का रास्ता हर बीतते दिन के साथ कठिन होता जा रहा है। राजनीति के मंच पर राहुल गांधी की स्थिति महाभारत के पात्र अभिमन्यु की तरह है, जो चक्रव्यूह में अंदर जाना तो जानते हैं, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए ये उनको पता ही नहीं। एक तरफ चुनाव दर चुनाव कांग्रेस का सिकुड़ता आधार, दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयानों से उपजी कानूनी पेचीदगी। दोनों ने मिलकर कांग्रेस नेतृत्व को बिल्कुल रक्षात्मक मुद्रा में लाकर खड़ा किया है। यहां तक कि कांग्रेस के अंदर एक वर्ग तो ऐसा भी है जो राहुल के विरोध में ही खड़ा है। राहुल गांधी पर वर्तमान में करीब 18 से अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें से अधिकांश मामले मानहानि की श्रेणी में आते हैं। भारतीय राजनीति में शायद ही कोई दूसरा राष्ट्रीय नेता ऐसा हो जो एक साथ इतने सारे राज्यों की अदालतों में पेशियां भुगत रहा हो। कहां क्या क्या मामले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए सुल्तानपुर वाला मामला क्या है। राहुल गांधी आज फिर एक मानहानि के मामले में कोर्ट के कटघरे में खड़े थे। 2018 में अमित शाह के खिलाफ दी गई एक टिप्पणी ने 2026 में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। राहुल गांधी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। राहुल गांधी के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी की गई। 313 में राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया। अमित शाह ने मानहानि का केस राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया। करीब 27 मिनट तक अपनी सफाई राहुल गांधी ने पेश की। राहुल गांधी ने बयान दिया कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए साजिशन केस किया गया। उन्होंने कहा जल्द ही प्रमाण कोर्ट के अंदर पेश करूंगा। अब इस मानहानि मामले में 9 मार्च को सुनवाई होगी। कोर्ट ने मामले में सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए वक्त दिया है। राहुल गांधी, जिन्हें कभी कांग्रेस का भविष्य माना गया, कांग्रेस के लीडर्स आज भी उन्हें युवराज कहते हैं, भावी भविष्य का नेता कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के बयान उनके लिए ही चुनौती बन गए, उनके गले की फांस बन चुके हैं। एक तरफ चुनाव दर चुनाव कांग्रेस का बुरा हाल, दूसरी तरफ अदालतों की अंतहीन तारीखें, सुल्तानपुर से लेकर सूरत तक और मानहानि से लेकर नेशनल हेरल्ड तक राहुल गांधी पर मुकदमों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने उनकी राजनीतिक जमीन हिलाकर रखी है। राहुल गांधी के ऊपर कौन कौन से केस चल रहे हैं, जल्दी से नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि किन किन मामलों पर राहुल गांधी अभी भी चक्रव्यूह में दिख रहे हैं। मोदी उपनाम वाला मामला, इस मामले में केस चल रहा है। आरएसएस से जुड़े मामले में केस चल रहा है। सेना पर टिप्पणी के मामले में केस चल रहा है। अमित शाह मानहानि केस, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, हाथरस केस, इसके अलावा सिखों पर भड़काऊ भाषण केस, नेशनल हेरल्ड केस, सावरकर के नाम को लेकर दिया गया विवादित बयान जिसमें मानहानि का मामला चल रहा है। तो ये वो मामले हैं जो राहुल के पीछे पीछे चल रहे हैं। अब इन मामलों को जरा विस्तार से देख लेते हैं। ये सुल्तानपुर वाला केस है, यूपी वाला, ये मामला 2018 का है, जिसमें भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा इस केस को दायर किया गया था, जिसमें राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। हाथरस केस कथित गैंगरेप केस में कोर्ट से बरी 2 युवकों को राहुल ने दुष्कर्मी कहा था। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 7 फरवरी को सुनवाई होगी। सिटीजनशिप केस में लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में सिटीजनशिप केस चल रहा है। ये केस रायबरेली से ट्रांसफर हुआ है। इसके अलावा सिखों पर भड़काऊ भाषण वाला केस भी है। अमेरिका में सिखों पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में केस चल रहा है। कर्नाटक 40% कमीशन केस, ये मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा दिए गए विज्ञापन से जुड़ा था, जिसमें बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। 17 फरवरी 2026 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मानहानि की कार्रवाई को रद्द कर दिया है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। नेशनल हेरल्ड केस दिल्ली का एक पुराना मामला है, जो सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा एजेएल के अधिग्रहण में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दायर किया गया था। इस मामले में राहुल गांधी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और जांच जारी है। सावरकर मानहानि केस, पुणे विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए उनके पोते सात्यकी सावरकर ने पुणे में शिकायत दर्ज कराई है। पुणे की एक विशेष अदालत ने उन्हें 2 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया था। मोदी उपनाम मामला 2019 का यह मामला है। सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी 2019 में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे दिया है। आरएसएस से जुड़े मामले, मानहानि के कई मामले जैसे कि भिवंडी महाराष्ट्र, गुवाहाटी और ठाणे में लंबित हैं, जो महात्मा गांधी की हत्या या संघ की विचारधारा से जुड़ी टिप्पणियों पर आधारित है। सेना पर टिप्पणी केस, सेना के खिलाफ दिए गए कथित बयान के लिए भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। सोचिए एक ऐसे नेता जो कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्हें अपनी कीमती वक्त अदालतों में बयान दर्ज कराने में देना पड़ता है। आलोचक कहते हैं कि उनके अपने अजीबोगरीब बयानों का नतीजा है। राजनीति में शब्द ब्रह्मास्त्र होते हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए शब्द उन्हीं के लिए ब्रह्मास्त्र बन गए हैं।
राहुल गांधी पर कुल 18 आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। इनमें से सबसे खतरनाक मामला था मोदी सरनेम केस, जिसमें 2023 में उनकी सांसदी भी छीन ली थी। वो तो भलाओ सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने सजा पर रोक लगा दी, वरना आज राहुल गांधी संसद के बाहर होते। इस चक्रव्यूह का दूसरा पहलू भी है पार्टी के भीतर का विद्रोह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी को दे दी, आज वो राहुल की कार्यशैली से परेशान हैं। जब राहुल गांधी अजीबोगरीब बयान देते हैं तो टीवी पर सफाई वरिष्ठ प्रवक्ताओं को देनी पड़ती है। दावा किया जा रहा है कि जब से राहुल गांधी ने पार्टी की कमान संभाली है, तब से कई दिग्गजों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, जैसे कि कपिल सिब्बल मई 2022, अश्विनी कुमार फरवरी 2022, गुलाम नबी आजाद अगस्त 2022। उन्होंने अपने इस्तीफे पत्र में सीधे तौर पर राहुल गांधी पर पार्टी के परामर्श तंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया था। हार्दिक पटेल मई 2022, उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि जब गुजरात के गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत थी, तब बड़े नेता चिकन सैंडविच और मोबाइल फोन में व्यस्त थे। मिलिंद देवड़ा 14 जनवरी 2024, राहुल के करीबी रहे जाने वाले और जाने माने नेता देवड़ा ने उस दिन इस्तीफा दिया जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने आरोप लगाया कि 2014 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के सोनिया गांधी के प्रस्ताव को वीटो कर दिया था राहुल गांधी। ज्योतिरादित्य सिंधिया मार्च 2020, सिंधिया का जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही गिर गई थी। अशोक चौहान फरवरी 2024, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह नवंबर 2021, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी आलाकमान, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ विवाद के बाद इस्तीफा दिया था। शकील अहमद, अल्पसंख्यकों के एक जाने माने फेस, जनवरी 2026, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को असुरक्षित और तानाशाह बताते हुए पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि कई कद्दावर नेताओं का मानना है कि राहुल की नॉन सीरियस राजनीति की वजह से बीजेपी को वॉकओवर मिल जाता है। एक तरफ पीएम मोदी की मशीनरी है, बीजेपी की मशीनरी है, जो 24 घंटे सियासत में एक पार्टी की तरह काम करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो कई बार अहम मौकों पर विदेशी दौरों पर देखे जाते हैं। राजनीति में आखिर हार जीत मायने रखती है। 2014, 2019, 2024 लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार ने राहुल गांधी को एक क्वेश्चनेबल यानी कि सवालों के बीच घिरा हुआ सेनापति के तौर पर पेश किया। भारत जोड़ो यात्रा से उम्मीदें तो जगी, लेकिन वोट में तब्दीली नहीं हुई। हालांकि 2024 के चुनाव में कुछ इम्पैक्ट दिखा, कांग्रेस ने थोड़ा गेन किया, लेकिन ये गेन इतना नहीं था कि वो बीजेपी को रोक पाते। जनता के बीच राहुल गांधी की छवि अब एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो चक्रव्यूह के अंदर तो हैं, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं जानते। जयद्रथ और द्रोणाचार्य जैसे सियासी महारथियों के सामने टिक नहीं पाते। कैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सिमटी है, इसे भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2014 के चुनाव पर नजर डाले, तब तक यूपीए की ही सरकार थी। राहुल गांधी ने प्रचार का नेतृत्व संभाला। 2004 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। वोट शेयर 28.6%, जो कि 2009 में हासिल की थी पार्टी ने, वहां से गिरकर 19.3% पर चली गई। फिर आए 2019 का लोकसभा चुनाव, जहां राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष थे। केवल 52 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई। राहुल अपनी पारंपरिक सीट अमेठी भी हार गए, यहां से स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई। 2024 लोकसभा चुनाव में आ जाइए, कांग्रेस ने सुधार करते हुए 99 सीटें जीती। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ, लेकिन बीजेपी को बहुमत से रोकने में कामयाब हुए, लेकिन एनडीए को बहुमत से रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। फिर विधानसभा इलेक्शंस की बात की जाए, यूपी 2012, 2017, 2022 कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार गिरता रहा। 2022 में पार्टी केवल 2 सीटों पर सिमट गई। दिल्ली में 2015, 2020 कांग्रेस लगातार 2 चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। महाराष्ट्र और हरियाणा 2014, 2019, 2024 कांग्रेस को लगातार सत्ता से बाहर रहना पड़ा। कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। पूर्वोत्तर भारत में असम 2016, 2021, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे राज्यों में कांग्रेस की पकड़ लगभग खत्म हो गई। ये वही सवाल है जो आप और हम नहीं पूछ रहे, या आप और हम ही नहीं जानना चाहते। ये सवाल कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई नेता पूछते हैं। क्या राहुल गांधी इस चक्रव्यूह से पार्टी को बाहर निकाल पाएंगे? 2026 की ये अदालती पेशियां संकेत दे रही हैं कि आगे की राह अभी और पथरीली होगी।
और अगर फिर से किसी मामले में सजा होती है तो उनकी सदस्यता अस्थायी रूप से जा भी सकती है। राहुल गांधी के पास अभी वक्त तो है, लेकिन चुनौतियां उससे भी कहीं ज्यादा हैं। उन्हें न केवल कानूनी लड़ाई जीतनी होगी, बल्कि अपनी पार्टी के बुजुर्गों का भरोसा जीतना होगा, पार्टी के प्रदेश इकाई को मजबूत करना होगा, जनता का वोट भी हासिल करना होगा। लेकिन क्या राहुल गांधी अपनी राजनीति को रीसेट करने के लिए तैयार हैं? क्या राहुल गांधी कांग्रेस का विकेंद्रीकरण करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस खबर की जो पूरी दुनिया में इस वक्त टॉप हेडलाइन में चल रही है, जहां की गलियां सिर्फ सियासत नहीं बल्कि युद्ध की गवाह बनती हैं। बात उस किले को ढाने की जो दिल्ली से दो सबसे अहम योद्धा यानी कि सियासी योद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हवाले ये लड़ाई हो। जी हां, पूरी दुनिया में, स्पेशली पूरे देश में इसी बात को लेकर चर्चा है कि क्या बीजेपी बंगाल का किला फतेह कर पाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल वो जगह है जहां एक तरफ दीदी का अभेद्य दुर्ग है, दूसरी तरफ मोदी शाह की चाणक्य नीति है। क्या 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की सत्ता की जड़ें हिला पाएगी बीजेपी? पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी के लिए विचारधारा की लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिगेड परेड ग्राउंड से हुंकार भरते हैं तो उनकी गूंज कोलकाता से लेकर कूच बिहार तक सुनाई देती है। लेकिन इस पूरे अभियान के पीछे असली चाणक्य हैं गृहमंत्री अमित शाह। अमित शाह ने बंगाल के लिए एक स्पेशल 25 फॉर्मूला तैयार किया है। इस बार बीजेपी केवल रैलियों पर नहीं बल्कि बूथ स्तर के उन कार्यकर्ताओं पर दांव लगा रही है जो तृणमूल के मसल पावर का मुकाबला कर सके। दिल्ली में होने वाली हर बड़ी बैठक में बंगाल के एक एक जिले की रिपोर्ट कार्ड पीएम खुद देख रहे हैं। बीजेपी बंगाल में कमल खिलाने के लिए किस कदर उत्साहित है, इसे आंकड़ों के साथ देखें तो समझ में आएगा। 17-18 जनवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वैसे आपको एक बात बता दें कि पिछले 1 साल से 1.5 साल से लगातार बंगाल में चुनावी शंखनाद बीजेपी ने कर रखा है। और अगर तैयारियों की बात करें तो लास्ट टाइम जब बंगाल बीजेपी हारी थी, यानी कि बंगाल विधानसभा चुनाव, तब से ही वो इस साल के चुनाव के लिए जुट गई थी। अगर 17-18 जनवरी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर थे। 17 जनवरी मालदा देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हावड़ा गुवाहाटी हरी झंडी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 3250 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 18 जनवरी सिंगूर हुगली 830 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। 18 फरवरी 2024 में मायापुर में अमित शाह इस्कॉन मुख्यालय गए। अमित शाह 152वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। 30-31 जनवरी 2026 बैरकपुर में अमित शाह कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल में एक बड़ी रैली को आयोजन किया और 29 और 31 दिसंबर 2025 अमित शाह का 3 दिवसीय सांगठनिक दौरा चला। कोलकाता में बीजेपी नेतृत्व के साथ चुनाव रणनीति पर बैठकें हुई। मोदी और शाह की जोड़ी ने बंगाल के लिए 3 डायमेंशनल मास्टर प्लान तैयार किया है। इसमें पहला स्तंभ है भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के जरिए बीजेपी ने टीएमसी के कई कद्दावर नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है। शिक्षक भर्ती घोटाला और राशन घोटाला जैसे मुद्दों को घर घर पहुंचाकर बीजेपी दीदी की स्वच्छ छवि को चुनौती दे रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने व्यापक और बहुस्तरीय रणनीति तैयार की है। दरअसल बीजेपी का यहां मेन मुकाबला, शायद आप जानते हो, अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत करीब से आपको पता हो, तो बीजेपी का मेन मुकाबला उस काडर से है जो काडर ममता बनर्जी के साथ है। ये वही काडर है जो कभी लेफ्ट के साथ हुआ करता था, लेकिन सिंगूर में टाटा का जो प्लांट लगना था उसके बाद जो वहां पर हंगामा, उसके बाद से लगातार वो काडर ममता बनर्जी के साथ आया और ममता बनर्जी के साथ वही काडर चलता है जो ममता बनर्जी की जीत सुनिश्चित करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बीजेपी का जो मुख्य ध्यान है वो बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने है, यानी कि उस काडर को पकड़ने में बहुत जरूरी है, जिसके लिए राज्यव्यापी संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा और जो प्लान है उसका बूथ स्तर पर मजबूती। बीजेपी ने राज्य के 91,000 बूथों में से लगभग 70,000 बूथ समितियों का गठन पूरा कर लिया है। पार्टी का लक्ष्य सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करना है। क्षेत्रीय वॉर रूम बनाया गया है, जोन विभाजन किए गए हैं। राज्य को 5 से 6 राजनीतिक क्षेत्रों जैसे उत्तर बंगाल, जंगल महल, कोलकाता में बांटा गया है।
जहां अनुभवी केंद्रीय मंत्रियों और मंत्रियों को कमान सौंपी गई है। प्रवासी मॉडल अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर तैनात किया गया ताकि वो स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संगठन को मजबूत करें और काडर को समझाएं। परिवर्तन यात्रा 1 मार्च 2026 से पार्टी जो है वो परिवर्तन यात्रा चलाने वाली है। 9 चरणों में लगभग 5000 किलोमीटर लंबी परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। इसमें 64 बड़ी रैलियां होंगी, 300 छोटी जनसभाएं भी होंगी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड मेगा रैली, इस पूरे अभियान का समापन कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा, एक विशाल रैली के साथ, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जनता का घोषणा पत्र, बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए आम जनता से 2.5 लाख से अधिक सुझाव मांगे ताकि स्थानीय मुद्दों को सीधे तौर पर शामिल किया जा सके। भ्रष्टाचार और सुरक्षा, पार्टी टीएमसी सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के आरोप और महिलाओं की सुरक्षा और शासन की कमी को मुख्य मुद्दा बना रही है। ये वो मामले हैं जो पश्चिम बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और सबसे टॉप पर जो मामला है जिसे बीजेपी उठाने वाली है वो है घुसपैठ। अमित शाह ने घुसपैठियों को बाहर निकालने और बंगाल के गौरव को पुनर्जीवित करने का वादा किया है। बांग्लादेश में हालिया उथल पुथल और हिंदू मंदिरों पर हमलों को भी चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बनाया जा रहा है। विशिष्ट वर्गों तक पहुंच, पार्टी डॉक्टर्स, वकील, शिक्षक, व्यापारियों जैसे शिक्षित मध्यम वर्ग और पेशेवरों को जोड़ने के लिए अलग से विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। समुदाय आधारित फोकस, उत्तर बंगाल में मथुआ और राजवंशी समुदाय के साथ साथ दक्षिण बंगाल के माहिष्य समुदाय पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पिछले 2 रिजल्ट भी देखने बहुत जरूरी है। पिछले 2 चुनाव में भी बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई थी, लेकिन परिणाम कैसे धीरे धीरे स्विंग हो रहे हैं उसे देखकर आप समझेंगे कि कैसे धीरे धीरे बंगाल में बीजेपी के लिए सियासी दरवाजे खुल रहे हैं। 2021 में अगर आप देखेंगे तो 294 सीटों में से टीएमसी के पास एक तरफा 213, लेकिन वोट शेयर 47.9%, बीजेपी के पास 77, लेकिन वोट शेयर 38.1%, अदर्स के पास 2। इसके बाद अगर हम इस डेटा को चेंज करें 2016 यानी कि 5 साल फिर से पीछे जाएं तो वही वोट शेयर 38% से घटकर यहाँ 12.3% आप देखेंगे और माफ कीजिएगा वो वोट शेयर आप 10.2% देखेंगे, जबकि कांग्रेस के पास 44 सीटें थे 12.3%। ये कांग्रेस का सफाया हो गया था 2021 में, जबकि टीएमसी और ज्यादा बढ़ी थी 211 सीटों के साथ, जब 2016 में वो कम पर थी। 2021 में टीएमसी का वोट शेयर भी बढ़ा था और सीटें भी बढ़ी थी। खास बात यह है कि 2021 में, एक बार फिर से 2021 का रिजल्ट लगाइएगा, 2021 में ना यहां आपको कांग्रेस नजर आ रही है और ना ही आपको लेफ्ट नजर आ रहा है, दोनों का सुपड़ा साफ हो गया। दूसरे नंबर पर कौन? बीजेपी 38.1% के साथ, यानी मुख्य मुकाबला अब इन्हीं 2 पार्टियों के बीच है, बीजेपी और टीएमसी। 2016 से 2021 के बीच बीजेपी ने 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटों तक का बड़ा सफर तय किया, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट मुख्य विपक्ष से हटकर 0 पर चले गए। अमित शाह, जिन्हें चुनाव प्रबंधन का चाणक्य माना जाता है, बंगाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत के मंत्र पर काम उन्होंने शुरू कर दिया है। बीजेपी इस बार केवल चेहरों पर नहीं बल्कि पन्ना प्रमुख और जमीनी कार्यकर्ताओं की फौज पर भरोसा कर रही है। और बंगाल में अगर टीएमसी को हराना है तो फिर मेरा बूथ सबसे मजबूत वाला फॉर्मूला ही सबसे ज्यादा कारगर माना जाएगा, क्योंकि बेस पर जब तक चुनाव आयोग द्वारा डिप्लॉयड सिक्योरिटी फोर्सेस वहां रहते हैं तब तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये भी एलिगेशंस लगते रहे हैं, वोटर्स को कहते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस आज हैं कल नहीं रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे। ये जो आरोप है, अगर इसके पीछे की हकीकत सही है, यानी कि आरोप सही है, तो फिर ऐसे माहौल से वहां के लोगों को निकालना और बीजेपी के लिए वोटिंग करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बंगाल के चुनाव का एक और चरित्र है, इसे रक्त चरित्र कहते हैं। बंगाल के चुनाव में हिंसा आमतौर पर बहुत देखी जाती है, चाहे वो लोकल बॉडीज के चुनाव हों, असेंबली इलेक्शंस हों या फिर जनरल इलेक्शंस। अक्सर ये हिंसा बंगाल के चुनाव में हेडलाइंस बनती हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 1 दशक से भी अधिक समय से मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी की सत्ता का सबसे मजबूत स्तंभ रहे हैं। राज्य की करीब 30% मुस्लिम आबादी ने टीएमसी को एक मुश्त वोट देकर बीजेपी की लहर को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के हार के बीच
अज़दुद्दीन ओवैसी की एआईएम, एमआईएम और टीएमसी के ही बागी सुर वाले नेता हुमायूं कबीर की बढ़ती सक्रियता ने ममता बनर्जी के लिए टेंशन बढ़ा दी है। ममता की किला को ढहाने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। अब आपको इंटरनल रिसर्च बताते हैं कि ममता की जीत की वजह क्या है। ममता सरकार इमामों और मुअज्जिनों को मासिक भत्ता देती है। आबादी लगभग 27 से 30% है मुस्लिमों के बंगाल में। अधिकांश क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता टीएमसी को वोट करते हैं। बंगाल की करीब 120 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर ज्यादा प्रभाव वाले इन जिलों में बीजेपी के लिए सेंध लगाना मुश्किल हो जाता है। टीएमसी ने सीए, एनआरसी जैसे मुद्दों को राजनीति के केंद्र में रखा है और मुस्लिमों को डराने की कोशिश की और कहा कि बीजेपी के आने पर नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। एसआईआर के बहाने मुस्लिम वोट काटने के आरोप भी लगाए गए। वहीं ममता सरकार इमामों और मुअज्जिनों को मासिक भत्ता भी देती है। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी कहती हैं। बीजेपी को बाहरी और सांप्रदायिक बताती हैं। पहले मुस्लिम वोट वामपंथी दलों और कांग्रेस के बीच बढ़ते थे, लेकिन अब बीजेपी को रोकने के लिए मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़कर पूरी तरह से टीएमसी का हाथ थाम लिया है। अब तक बंगाल का मुसलमान बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी को एकमात्र विकल्प मानता था, लेकिन समीकरण बदल रहे हैं। अज़दुद्दीन ओवैसी ने बंगाल के सीमावर्ती जिलों जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और बाकी इलाकों में जो मुस्लिम बहुल है वहां अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। ओवैसी का तर्क सीधा है। ममता ने मुसलमानों को वोट तो दिया, लेकिन उन्हें सुरक्षा और विकास नहीं दिया। अगर ओवैसी का हैदराबादी मॉडल बंगाल के युवाओं को आकर्षित करता है तो ये सीधे तौर पर टीएमसी के वोट बैंक में सेंधमारी होगी। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर के हालिया बयानों और उनकी अलग सक्रियता ने पार्टी के भीतर खतरे की घंटी बजा दी है। कबीर अक्सर ममता सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं और खुद को मुस्लिम हितों के संरक्षक के तौर पर पेश करते हैं। जानकारों का मानना है कि अगर हुमायूं कबीर जैसे प्रभावशाली स्थानीय नेता अपनी राह चुनते हैं या ओवैसी जैसे चेहरों के साथ गठबंधन की संभावना तलाशते हैं तो मुर्शिदाबाद जैसे गढ़ में ममता का किला ढाया जा सकता है। आज जैसे टीएमसी का बंगाल में अभेद्य किला है, वैसे एक समय यहां लेफ्ट का दबदबा हुआ करता था। जैसे ममता बनर्जी ने लेफ्ट को खत्म किया, इसे जानने के लिए आपको उसी सिंगूर आंदोलन को जानना होगा, जिस सिंगूर आंदोलन का जिक्र अभी मैंने आपके सामने किया था। 2006 का यह आंदोलन है। टाटा नैनो प्लांट के लिए ममता बनर्जी ने यहां पर मोर्चा खोल दिया। जबरन जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ममता मैदान में उतर गई। किसानों का साथ दिया, लोकल्स का साथ दिया और 26 दिन तक भूख हड़ताल की। बस यहीं से ममता बनर्जी की किस्मत पलटी और वो किसान हितैषी की छवि में देखी जाने लगी। फिर नंदीग्राम हिंसा 2007, जमीन अधिग्रहण को लेकर पुलिस ने फायरिंग कर दी। पुलिस फायरिंग में 14 किसानों की मौत हो गई। इसने पूरे बंगाल को हिला दिया। इसके बाद ममता बनर्जी ने इस आंदोलन को मां, माटी और मानुष का नारा देकर एक भावनात्मक आंदोलन बना दिया। फिर ममता बनर्जी को बुद्धिजीवियों का साथ मिला। नंदीग्राम के बाद बड़े लेखकों, फिल्मकारों, कलाकारों ने परिवर्तन की मांग की, जिसे लेफ्ट का सामाजिक आधार खिसक गया। बूथ स्तर पर संघर्ष, वामपंथियों के कैडर राज का मुकाबला करने के लिए तैयारी की। अपना खुद का आक्रामक जमीनी संगठन तैयार किया और 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने जबरदस्त ऐतिहासिक जीत हासिल की। टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर जबरदस्त जीत हासिल की। 34 साल पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका और ममता बनर्जी पहली महिला मुख्यमंत्री राज्य के लिए बनी। बीजेपी के लिए 2026 की राह 2021 की गलतियों से सीखने का भी है। मोदी का मैजिक और शाह की रणनीति का मेल इस बार बंगाल की राजनीति में बड़े उलटफेर का संकेत तो है। अगर बीजेपी भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के मुद्दों को, घुसपैठ के मुद्दों को जन आंदोलन बनाने में कामयाब रहती है तो ममता बनर्जी के इस सो कॉल्ड अभेद्य दुर्ग में दरार डाला जा सकता है। बंगाल का आगामी मुकाबला केवल मतपेटियों का नहीं बल्कि विचारधारा और वर्चस्व के महासंग्राम का भी होगा। और इस महासंग्राम में, जो कि विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल का, उसमें बहुत कुछ दांव पर होगा। बीजेपी के लिए भी, टीएमसी के लिए भी और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए भी। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। इंटरनेशनल खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अमेरिका ईरान टकराव जो कि एक नए मोड़ पर है। जिनेवा वार्ता फेल होने के बाद से अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी तेज कर दी है। अमेरिका की तैयारी बढ़ती तनाव की तरफ इशारा कर रही है। माना जा रहा है कि ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर अटैक कर सकते हैं। ऐसे में ट्रंप
ऑपरेशन के लिए अपने 24 से 48 घंटे की तैयारी को आखिरी रूप दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर महज कुछ घंटों का अल्टीमेटम दिया है। जिनेवा बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका ऑपरेशन 48 की तैयारी में है, जिसमें सैन्य तैनाती, इजराइल की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप प्रायोरिटी पर इजराइल की सुरक्षा है। अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में युद्ध की बड़ी तैयारी कर चुकी है, जिससे क्षेत्र में लंबा संघर्ष छिड़ सकता है। ईरान को शर्तों पर सहमत होने या तबाही का सामना करने का विकल्प दिया गया है। अब ये ऑपरेशन 48 क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिका ऑपरेशन 48 की तैयारी में है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की तैनाती तो आप जानते हैं, खबर हमने आपको लगातार दिखाई है। इजराइल की सुरक्षा को यहां प्राथमिकता देने की तैयारी है। ईरान के सामने अमेरिका ने शर्तें रख दी हैं। शर्तों पर या तो ईरान सहमति दे दे, नहीं तो तबाही का सामना करे। इस ताजा संकट की जड़ में ईरान का परमाणु कार्यक्रम है और क्षेत्रीय शांति भी है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार विकसित कर लिया है और मध्य पूर्व में अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए अस्थिरता फैला रहा है। जून 2025 में अमेरिका द्वारा ईरानी परमाणु संगठनों पर की गई सीमित सैन्य कार्रवाई के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। 2026 की शुरुआत में ईरान में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन और उन पर हुई हिंसक कार्रवाई ने अमेरिका को एक बार फिर कड़े रुख के लिए प्रेरित किया है। डिएगो गार्सिया पर बॉम्बर्स की एयर रिफ्यूलिंग एक्सरसाइज कराई जा रही है। स्टेट ऑफ होर्मुज के पास यूएसएस लिंकन की तैनाती कर दी गई है। यानी अमेरिका फुल वॉर मोड में और ईरान भी फुल वॉर मोड में। जॉर्डन बेस पर फाइटर जेट वॉर रेडी मोड में अमेरिका ने रख दिया है। पिछले 48 घंटे में अमेरिका ने सैन्य तैनाती तेजी से बढ़ाई है। 115 फाइटर जेट और 40 रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती की गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमले का टारगेट सेट कर लिया है। इसके लिए ईरान के आसपास विमान वाहक पोत और फाइटर जेट तैनात किए गए। अमेरिका की कोशिश है कि यहां किसी तरह से ईरान को झुका दिया जाए, दबा दिया जाए और उसे डील की मेज पर ले आया जाए, लेकिन ईरान टस से मस होने को तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बात उस भविष्यवाणी की जिससे पूरी दुनिया में भूचाल आ गया है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपके दफ्तर की कुर्सी पर कोई इंसान ही ना हो, बल्कि एक एआई रोबोट बैठा हो। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान सोचने की शक्ति खो दे और मशीनें फैसला लेने लगे। दावा है दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट अपने हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। कारण है एआई। एआई क्या ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव है या फिर उस कयामत की शुरुआत जिसकी भविष्यवाणी आज से दशकों पहले एक बुल्गारियाई फकीर ने की थी, जिन्हें बाबा वेंगा के नाम से जाना जाता है। बताएंगे बाबा वेंगा की उस खौफनाक भविष्यवाणियों के बारे में जो 2026 के इस दौर में सच साबित होती नजर आती है और सोशल मीडिया पर इन दिनों आग की तरह फैल रही हैं। मशीनों का बढ़ता दिमाग, एआई लर्निंग और घटती नौकरियां, क्या यही अंत की शुरुआत है? सबसे पहले हकीकत की बात। 2024 से शुरू हुई छटनी की ये जो मुहिम है या फिर इसे दौर कहिए, ये 2026 तक आते आते अब एक सुनामी का रूप ले चुका है। गोल्डमैन सैक्स के एक रिपोर्ट ने दुनिया को डरा दिया है। कहते हैं 30 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। कोडिंग से लेकर कंटेंट राइटिंग तक और डेटा एंट्री से लेकर कानूनी सलाह तक एआई सब कुछ कर रहा है। कंपनियां कह रही हैं वो कुशल हो रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वो इंसानों से बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत में वो इंसानों को सॉफ्टवेयर से बदल रहे हैं। जब इंसान बेकार हो जाएगा तो समाज का ढांचा क्या होगा? क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां इंसान मशीनों का गुलाम बन जाएगा? ठीक इसी मोड़ पर एंट्री होती है बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की। अब आपको बाबा वेंगा की उस भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं जिसकी चर्चा बहुत है। बाबा वेंगा ने साल 2026 को लेकर भविष्यवाणी की। तकनीक की तेजी से बढ़ने की बात कही थी। इंसानों की तरह सोचने वाले मशीनों का जिक्र किया था। उन्होंने सीधे एआई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इंसानों जैसी कोई चीज होगी। आज एआई इंसानों जैसी आवाज बनाने, डेटा एनालिसिस करने और फैसले लेने तक में सक्षम है। हालांकि उनकी भविष्यवाणी और मौजूदा छटनी के बीच कोई पुख्ता सबूत नहीं है, फिर भी लोग इन दोनों को जोड़कर देख रहे हैं। एआई अब कस्टमर सपोर्ट, डेटा प्रोसेसिंग, बेसिक कोडिंग, प्रो कोडिंग, वेबसाइट बनाने से लेकर वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक कंपोजिंग सब कुछ कर रहा है। इससे रूटीन जॉब्स की जरूरत कम होती जा रही है। कंपनियां लोगों को ज्यादा काम करा पा रही हैं।
इसलिए वर्कफोर्स भी घटाई जा रही है, क्योंकि लोगों से ज्यादा काम एआई कर दे रहे हैं। यही वजह है कि आईटी सेक्टर में डर और अनिश्चितता भी बढ़ रही है, और इसके साथ साथ उन सेक्टर्स में भी जहां पर सिटिंग जॉब्स ज्यादा हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो इसके अलावा क्लर्कियल सेक्टर हो, बहुत सारे सेक्टर हैं। बाबा वेंगा ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब एक ऐसी शक्ति जागेगी जो बिना रूह के सोचेगी। एआई में कोई आत्मा नहीं, कोई रूह नहीं है। फैक्ट चेक, आज का एआई बिल्कुल यही है, बिना आत्मा के एक ऐसा दिमाग जो इंसानों के लिए या इंसानों जैसी सारी चीजें कर सकता है। आप सोचिए कि भविष्यवाणी 2 के बारे में लोग अपनी पहचान खो देंगे और स्क्रीन के पीछे से मर जाएंगे। फैक्ट चेक यह है कि आज मेटावर्स और एआई अवतारों की दुनिया में हमें अपनी वास्तविकता नहीं दिख रही और हम वास्तविकता से दूर हो रहे हैं और एक छोटी सी स्क्रीन के पीछे, अपने पाम में सिमट जाने वाले 7 इंच के स्क्रीन के पीछे छिप रह गए हैं। लोग कहते हैं कि पता ही नहीं चलता 2019-20 के बाद से वक्त कहां निकला जा रहा है, लेकिन लोग ये नहीं कहते हैं कि वो अपने स्मार्टफोन में, यूट्यूब शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम रील्स में घंटों व्यतीत कर देते हैं और उन्हें पता नहीं चलता दिन कब गुजर गया, कब सनराइज हुआ, कब सनसेट हो गया। इसलिए हम स्क्रीन के पीछे से मरते जा रहे हैं, और ये बाबा वेंगा ने बहुत पहले कह दिया था। यूरोप में एक बड़ा संघर्ष होगा, जनसंख्या का पलायन होगा। फैक्ट चेक ये है कि आज के भू राजनीतिक हालात और आर्थिक तंगी से सच साबित कर रहे हैं। सिर्फ बाबा वेंगा ही नहीं, आज के दौर के सबसे बड़े विजनरी इलॉन मस्क भी यही दावा करते हैं। मस्क ने बार बार चेतावनी दी है कि एआई परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अगर एआई खुद को अपडेट करने लगे तो उसे इंसानों की जरूरत नहीं रही तो फिर क्या होगा। बाबा वेंगा ने 2025-26 के लिए एक और बड़ी खगोलीय घटना और ऊर्जा के संकट की बात भी कही थी। अगर वैश्विक ग्रिड फेल होता है और एआई सिस्टम अनियंत्रित हो जाते हैं तो दुनिया में अराजकता फैलने में देर नहीं लगेगी। विज्ञान इन भविष्यवाणियों को नहीं मानता है, लेकिन हालात कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। वैसे भी कहते हैं लोग कि बहुत सारी चीजें विज्ञान के बूते के बाहर होती हैं और इंसानी हौसलों या फिर इंसानी सोच से भी आगे होती है। इंडिया बोल रहा है फिलहाल इतना ही। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।